सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इन दिनों जन सुलभ पुस्तकालय की ओर से पद्मा सचदेव जी को अधिक से अधिक रूपों में जानने की कोशिश की जा रही है। हम उनके रचनाकार के विविध पक्षों को तो जान ही रहे हैं, साथ ही तमाम लोगों से उनकी जिस तरह की आवाज आई रही, उनके जिस तरह के संबंध विकसित हुए, उसको भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई साहित्यकार, कई कलाकार इस श्रृंखला में अपनी शिरकत कर चुके हैं और अपनी ओर से कई महत्वपूर्ण बातचीत की है। मित्रों, यह इस एकाग्र की 11वीं कड़ी है और इसमें उनके छोटे भाई ज्ञानेश्वर जी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में हैं अनुराधा शर्मा जी, जो ज्ञानेश्वर जी की पत्नी है। और हम इन दोनों से पद्मा जी को अधिक से अधिक समझने की कोशिश करेंगे। पद्मा जी घर में किस तरह से रही, ज्ञानेश्वर जी तो बिल्कुल ही बचपन से ही उनको देखते समझते आए हैं, अपनी एक बड़ी बहन को। और बाद में जब अनुराधा शर्मा जी शादी के बाद इस घर में आती हैं, तब ननद भौजाई का जो यह संबंध है, जो इतना प्यारा संबंध है, इतना सहज संबंध है, उसमें क्या क्या चीजें घटती हैं, हम इसको भी जानेंगे। मित्रों, कोई भी रचनाकार जो है अपने परिवेश से ही, अपने आसपास से ही, अपने ही लोगों से, अपने ही वर्तमान से, अपने ही अतीत से चीजों को लेता है और उसे दर्ज करता है। और जब वह अपने ही परिवेश को लिख रहा होता है, दर्ज कर रहा होता है, तो उसमें उसकी जिस तरह की महारत होती है, वह महारत मतलब हम कह सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। उन चीजों को लिखने में, उन घटनाओं को, उन लोगों को, उन पात्रों को लिखने में उसे बड़ी सुविधा होती है। ज्ञानेश्वर जी स्वयं खेल से जुड़े हुए हैं और साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, डोगरी में गीत लिखते हैं और इनकी एक पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी का डोगरी में पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो अलग अलग क्षेत्रों से ज्ञानेश्वर जी का संबंध रहा है, खेल और साहित्य, हम उनको भी समझेंगे। और चूंकि एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को याद कर रहा है, तो उसमें माता पिता भी आएंगे, पुरमंडल भी आएगा और तमाम दूसरी जो समस्याएं हुई, जो झंझावात से यह परिवार गुजरा है, उससे बाहर निकला है, वह सब चीजें भी आए। इसमें हमें कई ऐसे प्रेरक तत्व भी मिलेंगे जिसे हम समझ सकते हैं और जिन्हें जानकर हम कहीं ना कहीं कुछ अपने लिए प्रेरणा भी पा सकते हैं कि कैसे मुसीबतों से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, उससे डटकर आगे बढ़ना है और स्वयं अपनी राह निकालनी है। तो मैं सर्वप्रथम ज्ञानेश्वर जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने शुरुआत के दिनों के बारे में बताएं और वहां से हम जब यह याद करेंगे, ज्ञानेश्वर जी अपने बिल्कुल आरंभिक दिनों को याद करेंगे, तो ये अपनी बहन को याद करेंगे, अपनी बड़ी बहन को याद करेंगे, पद्मा सचदेव को याद करेंगे। और एक और रोचक बात मित्रों कि यह ज्ञानेश्वर भी हैं और श्रीकांत भी है। तो एक शख्स के दो नाम कैसे हैं, ज्ञानेश्वर श्रीकांत कैसे हैं और श्रीकांत ज्ञानेश्वर कैसे कहलाए, इसकी भी एक रोचक कहानी है जिसे हम स्वयं ज्ञानेश्वर जी के ही मुंह से सुनेंगे। आदरणीय ज्ञानेश्वर जी को मैं यहाँ पर निमंत्रण दे रहा हूं। और एक बात और कह दूं मित्रों, इस एकाग्र में जितने कार्यक्रम हुए, सबको इन्होंने अक्षरशः सुना है, शुरू से अंत तक सुना है, कहीं कोई चीज मिस नहीं की है, आगे बढ़कर रुचि ली है, जितनी सहायता हो सकती थी पूरी सहायता की है और कहीं ना कहीं मेरे काम को भी इन्होंने आसान बनाया है। तो आज जो अब तक इन 10 कड़ियों को सुनता रहा, आज हम उस शख्स को सुनेंगे जो हम सबको पहले से ही सुनता रहा है, अपने हिसाब से
जानता और समझता रहा है। ज्ञानेश्वर जी। सबको मेरा नमस्कार, देखने वालों को, सुनने वालों को। पहले तो मैं जनस्वरूप पुस्तकालय का बहुत आभारी हूँ, और ख़ास तौर पे अर्पण जी का कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे साहित्यकार हैं, जिनको हम नज़दीक से नहीं जानते थे, जिनको हमने देखा नहीं था, हमें एक सामिप्य दिया, हमें उनको सुनने समझने का एक अवसर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सारे हिंदुस्तान को इन्होंने एक छोटे से कैमरे में इकट्ठा कर दिया है, और इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। अब मैंने 3 कड़ियों में पद्मा जी के बारे में लिखा है। तो पहली, जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद विभाजन है, उसके बाद एक समय आता है जब उनके जीवन में एक नई दिशा, एक नया दृष्टिकोण पनपता है, आता है। तो पहले देखिए, प्रमंडल में आप सब जानते हैं कि 1940 में जब उनका जन्म हुआ, तो होता यह है, गाँव में जो स्त्रियाँ हैं वो अक्सर नाक चढ़ाती हैं लड़की के आने पर, और थोड़ा-सा दुखी भी होती हैं। लेकिन हुआ ये कि जब पिताजी को पता चला, तो उन्होंने एक डब्बा मिठाई का लेके आए, और जब देखा कि ये, एक तो उनकी मान्यता बड़ी थी, सारे उनको बड़ा मानते थे, तो वो सारे जब देखा जयदेव जी इतना बड़ा डब्बा लेके आ रहे हैं, ये तो बड़े खुश हैं, तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, हंसी आई, और इस तरह से पद्मा जी का जो है आगमन स्वागत से हुआ। तो जब पद्मा जी जन्म हुआ, उस वक्त पिताजी मेरे पढ़ाई कर चुके थे ऑलमोस्ट, तकरीबन। उन्होंने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बड़ी बीएससी जो है वो मेडिकल साइंसेज में की, जिसमें उनके सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी। और फिर एकदम से अचानक वो एक 360 का डिग्री का वो जो है वो टर्न लेते हैं, मोड़ लेते हैं, और हिंदी में एमए करते हैं, फिर संस्कृत में एमए करते हैं, यानी डबल एमए मेरे पिताजी जो थे उन्होंने। अब होता ये है कि इतने पढ़े लिखे थे, तो उस वक्त शहरों में लोग, योगिता जी नमस्कार, तो शहर में उस वक्त पढ़ाई जो है 10वीं जब लोग करते थे, तो माता जी सुनाते थे, ढोल ढमाके हुआ करते थे, लोग मिठाइयाँ बांटते थे आपस में, और बड़ी खुशी मनाते थे। ये मैट्रिकुलेशन करने के बाद होता था। पिताजी तो इतना पढ़े थे, तो जाहिर है कि एक तो प्रतिष्ठा थी उनकी सब में, जो गणमान्य जन जन थे जम्मू के, वो उनको जानते थे। और ये बात ज़रूर महाराजा हरि सिंह जी के कान में पहुंची होगी, उनको हम अपनी पास चीफ ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्ति कर दी। और साथ में जब उनकी प्रतिभा जो थी इतनी थी कि उस वक्त प्रजा सभा हुआ करती थी, जो महाराजा की सभा होती, जैसे आज असेंबली है, उसी तरह से प्रजा सभा हुआ करती थी। तो पिताजी को उन्होंने प्रजा सभा का सदस्य बना लिया। उसमें बहुत सारा जम्मू कश्मीर के स्टेट के जो बहुत सारे, कुंवर जी नमस्कार, जम्मू कश्मीर के जो विद्वान जो थे, प्रतिष्ठित लोग थे, जो थे समाज सेवी थे, कुछ राजनीतिक दल थे, और सभी धर्मों को वो उन्होंने स्थान दिया उस प्रजा सभा में, और मेरे पिताजी भी उसमें शामिल थे। मुझे याद है, मैं इनके फोटोग्राफ देखा करता था, तो पिताजी हमेशा फ्रंट सीट पर बैठते थे, चूँकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो, तो बड़ी उनकी मान्यता थी। अब इसी दौरान उनकी ये जो पढ़ाई है, एक तो उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी, और दूसरा विविधता जो थी उसमें वो निपुण थे, उसको अडॉप्ट करने में एकदम से वो अडॉप्ट करते थे, और यही कारण था कि वो इतना डबल एमए कर पाए। उसके बाद एक और बात है, उनकी साहित्य में भी रुचि उस वक्त रही होगी, क्योंकि वो बच्चों को एक तो वीर गाथें सुनाते थे, जैसे पद्मा जी ने बहुत बार कहा है, मैंने उनकी सीरियल भी देखा है, और साथ में कहानियाँ
रानी झांसी, शिवाजी वगैरह जो हमारे थे, तो उनके बारे में बात किया करते थे। फिर साहित्य की चर्चा ज़रूर होती होगी, क्योंकि उन दिनों वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास श्रीकांत जो है वो चर्चा में था। रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ते थे, बंदोपाध्याय पढ़ते थे, मुंशी प्रेमचंद जी को पढ़ते थे, तो बच्चों को वो छोटे-छोटे सारांश उनके सुनाया करते थे। ज़ाहिर है पद्मा जी को भी वो ज़रूर ये बात सुनाते होंगे। पद्मा और आशुतोष मेरे भाई जो थे, मेरे बड़े भाई। तो उस श्रीकांत में जो बड़ी दीदी है, जो उसकी चरित्र है बड़ी दीदी का, वो शायद पद्मा जी को बहुत प्रभावित किया होगा, या हो सकता है पिताजी ने ही उन पे ये प्रभाव डाला हो बड़ी दीदी होने का। तो उन्होंने देखिए पिताजी अभी मेरा नाम नहीं रखा था, वो श्रीकांत जी से प्रभावित होकर, श्रीकांत के नावल से प्रभावित होकर उन्होंने मेरा नाम श्रीकांत रख दिया। उनमें इतना विश्वास था, इतना कॉन्फिडेंस था। और यानी अब पिताजी को पता चला इसने श्रीकांत रखा है, तो उन्होंने मेरे उसके अनुसार जो हॉरोस्कोप था उसके अनुसार मेरा नाम उन्होंने ज्ञानेश्वर रखा। जो मैं स्कूल, अब शहर में तो मुझे सारे श्रीकांत ही जानते थे, हर जगह श्रीकांत जानते थे, और पद्मा जी ने मुझे कभी ज्ञानेश्वर नहीं बुलाया। वो हमेशा मुझे श्रीकांत ही कह के पुकारती थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपना तो था उसमें, और वो माता का प्यार था उसमें, बड़ी बहन तो थी ही। अब एक और स्मरण शक्ति की बात बताऊं, जो कि पद्मा जी में भी वो काफ़ी थी। वो एक हमारे कवि थे दीनू भाई भंत। उन्होंने डोगरी में जब लिखना शुरू किया तो पहले वो पिताजी को सुनाते थे। पिताजी को सारा श्रवण हो जाता था। वो प्रमंडल में आके अपनी गांव की चौपाल पर सब इकट्ठे होते हैं, वो हो जाते थे कि जयदेव जी आ रहे हैं और ये कुछ ना कुछ लेके हमें ज़रूर सुनाएंगे। तो वो उन दिनों वो शहर पहलो पहल गए जो कविता थी बहुत प्रचलित थी, और वही आधार बनी हमारी सारी डोगरी मूवमेंट की। डोगरी को भाषा को जन जन में पहुंचाने में बहुत बड़ी सहायक बनी। तो वो आके सुनाया करते थे। तो कविता का पद्मा जी पे उनसे ही ज़रूर आया होगा। और वो छंद जो है वो अब गाँव में तो ये होता है, छोटे बच्चे भी जाते हैं शादियों में, तो वहाँ ढोलक पर लोकगीतों का ज़्यादा चलन था, फिल्मी गीत तो कम हुआ करते थे। तो वो लोकगीत जो है उनको बहुत याद थे। कैसे याद थे? तो वो गाती थीं और साथ-साथ में खुद भी छोटे-छोटे छंद जोड़ देती थीं। उस वक़्त उनको समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसमें वो छंद जोड़ देती थीं। और इस तरह से वो उनका सब जगह उनको बुलाना जाना, उसके बाद में भी वो उसका चर्चा होगी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब वो पिताजी चूँकि प्रजा सभा में थे, और वो प्रजा सभा जो है वो 6 महीने जम्मू और 6 महीने कश्मीर में जाया करते थे। तो उनकी जो ट्रांसफ़र जैसे सर्दियों का और गर्मियों का यहाँ पे दरबार मूव में होता है, वैसे ही उसी वक़्त उस वक़्त भी था। तो हुआ यूँ कि अब जब उनकी वहाँ पे उनके सब समर्थक उनको बुलाते थे, वे अपनी बहनों को, उनके अपनी भांजियों को और भाइयों को, सबको, और उनको बहुत उपहार दिया करते थे जाते वक़्त। ये तो एक परंपरा और थी कि घर में इकट्ठे रहना और सबको आवभक्त से। माताजी भी बहुत सबकी आवभक्त करती थीं, चूँकि पिताजी ने वैसे ही संस्कार उनमें भी डाले थे। तो हुआ ये कि वो शाम को ज़रूर निकलते थे वहाँ लाल चौक में चक्कर लगाने के लिए। तो यूँ ही वो एक दिन घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि 4-5 लोग जो डोगरी लिबास में घूम रहे हैं, ऐसे भटक जैसे लगता है कि कुछ गुम हुआ है इनका। तो वो और उन्होंने पहना है चूड़ीदार पैजामा और कुर्ता और साफ़ा पहना है। तो वो उनके पास गए, तो उनसे बातचीत की, और बातचीत करने के पश्चात उनको पता चला कि इनकी ये जो बहू है वो कोई मुस्लिम लड़के ने वो ले
उठा के लेके आया है और यहाँ कश्मीर में आ गया है। तो वो तो लगता है कि सारा समय उनको पता नहीं चलता। तो पिताजी ने उनको कहा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। अब वो थोड़ा-सा झिझक रहे थे, उनके साथ नहीं जा रहे थे। तो पिताजी समझ गए। तो पिताजी एक बात है, कभी जात-पात में विश्वास नहीं करते थे। तो वो और चूँकि उनका वो उस वक़्त वो अपना जो स्वामी दयानंद जी ने जो चलाई थी अपना जो उनका स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की जो थी, वो आर्य समाज के अनुयायी थे और जात-पात का विश्वास नहीं करते थे। वो घर में उनको लेके आए और वो हमारे घर में 7 दिन ठहरे। खाना-पीना उनका सारा वहीं सुविधा थी और 7 दिन के पश्चात पिताजी चूँकि उस वक़्त वहाँ पे पिताजी चूँकि उस वक़्त मेरा ख़्याल किरण जी, मदोंग साहब ये अब कैसा है? तो जी, वो अब ठीक है। अब ठीक है कुछ आवाज़ ज्ञानेश्वर जी। हाँ, ठीक थोड़ा है। ऊँचा बोलेंगे, आवाज़ ठीक रहेगी। जी। हाँ, ठीक है। वो 7 दिन के ठीक 7 दिन के पश्चात जी, अब ठीक है, उन्होंने आवाज़ थोड़ा ऊँचा बोलेंगे। उनकी जो उनकी जो बहू थी उसको लाके चूँकि पहचान थी बहुत, वो प्रजा सभा में थे और सब जगह उनका बोलबाला भी था और उस लिहाज से उन्होंने उनको 7 दिन में उनकी बहू लाके उनको विदा किया। तो ये थी एक और एडिशनल एक 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 समझिए एक गुण था जो पद्मा जी और हम सब वो हमने अपने पिताजी से लिया, हमारे संस्कारों में वो हमारे संस्कारों में आया। अब होता ये है कि महाराजा जो हरि सिंह जी थे उनके पास उस वक्त एक न्यायाधीश की जगह खाली थी। तो लोगों ने कहा, जो उनके साथी थे उन्होंने कहा, पंडित जयदेव जी आप इतना पढ़े लिखे हैं, आपने डबल एमए की है और आप क्यों नहीं महाराजा साहब के पास आप रहते भी हैं, उनकी उनके सदस्य भी हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे गुजारिश करते, प्रार्थना करते कि वो आपको न्यायाधीश की जगह ले लें। तो पिताजी निडर थे, घबराते कभी नहीं थे। वो पहुंच गए वहाँ। उन दिनों रिवाज हुआ करता था कि आपको सुसज्जित होके एक जो डेकोरम है वो उस पर सिर में पगड़ी और हाथ में साइड में तलवार लेके और एक तश्तरी में चांदी का रुपया दे के अपनी बात रखनी होती थी। तो पिताजी ने उनको अपनी जो है मंशा जाहिर की। तो वो अब उनको तो पता चल ही जाता था कैसे आ रहे हैं, क्या क्या बात है क्या नहीं है। ये तो महाराजा थे वो जम्मू कश्मीर के। तो उन्होंने कहा, जयदेव जी आपने तो एलएलबी नहीं की है, तो आप कैसे न्यायाधीश की जगह ले सकते हैं? तो पिताजी ने कहा ठीक है, यदि आप कहते हैं, अगर आपका हुक्म हो, आज्ञा हो, तो मैं एलएलबी करके आ जाता हूँ, कर लेता हूँ। तो उन्होंने सोचा कहाँ एलएलबी करेगा, ये संस्कृत का और हिंदी का विद्यार्थी है। तो पिताजी तो ठान लेते थे, वो बात ज़रूर करते ही थे वो, चूँकि उनका पहले भी विविधता तो थी ही, तो वो लिहाजा एलएलबी करने के लिए चले गए और 1 साल बाद, वो 1 वर्ष के बाद एलएलबी करके लौटे। तो फिर महाराजा के समक्ष वो हाजिर हुए। तो महाराजा को पहले ही इसका संज्ञान था, पता था कि किस तरह ये जयदेव जी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जयदेव जी मैं आपको न्यायाधीश रख लेता, परंतु आपका कद बहुत छोटा है। तो पिताजी जो है वो ये बात उनके जहन में ही नहीं थी कि ये ऐसा महाराजा कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बात जो है वो पत्थर पे तो लकीर होती है। तो वो ऐसा जब उन्होंने कहा तो उनके पाँव से ज़मीन निकल गई और वो बहुत हतोत्साहित हुए और उन्होंने एकदम से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। वो कहता, मैं महाराजा आप वही बात कही होगी कि आपकी जो बात है वो तो पत्थर पे लकीर है, लेकिन अब मुझे आप रुखसत कीजिए। और वो चूँकि इतने पढ़े थे और वो मीरपुर कॉलेज लाहौर में उन दिनों वो कॉलेज नया-नया खुला था,
और वो वहाँ प्रोफेसर लग गए। अब ये 1947 से पहले की बात है। उस वक्त ये अब ये शोर पड़ना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है इसका बंटवारा हो रहा है। और हुआ ये, कबायलियों ने जब हमला किया तो वो मुजफ्फराबाद जो है वो गढ़ था। हाँ, हमारे वहाँ फौज भी थी वहाँ पे, 200 सिपाही थे, लेकिन कबायली जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो थे। तो ये कैसे हो सकता था कि वो उनका मुकाबला करते हैं। लिहाजा वो 200 जो हमारे सिपाही थे वो शहीद हुए, और शहीद होने के पश्चात उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और हमारे जो पूरे के पूरे लोग वहाँ थे वो शरणार्थी बनकर सारे मीरपुर में आना शुरू हो गए और वहीं पे वो एकत्रित हुए। तो वहाँ पिताजी ने उनके लिए सारा सामान जुटाना, सब खाने पीने का व्यवस्था करनी, जाकर इकट्ठा करना और उनको सारा पहुंचाना, ये उन्होंने अपना काम संभाल लिया था। तो अब हुआ ये कि एक दिन जब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया तो वहाँ के जो बहुत उद्योगपति थे और कुछ जो अहलकार भी थे, वो पिताजी के पास पहुँचे और बोलने लगे। उन्होंने कहा, भाई साहब यहाँ पर रहना अब खतरनाक है, आप हमारे पास चल जाइए, हमारे साथ चलिए, हम जा रहे हैं। तो पिताजी मानते नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती वो उनको ले आए। आगे बस जो है वो तैयार थी और वहाँ पे आगे बस में फ्रंट सीट पर जो है वो तहसीलदार साहब बैठे थे और उनकी बेटी भी उनके साथ बैठी हुई थी। जब पिताजी अंदर दाखिल हुए हैं तो वो उन्होंने तहसीलदार जी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रयास साहब आप आगे आ जाइए। पिताजी फ्रंट सीट पे बैठ गए और बैठ गए तो गाड़ी चलने वाली थी कि अब जो लोकल लोग थे उन्होंने एक सूचना कबायलियों को दे दी कि जो है ये बस जो है ये बहुत सोने चांदी से भरी है और इसमें काफ़ी पैसा भी है और लोग जा रहे हैं, आप इसको लूट लीजिए। तो वो फिर साथ हो लिए। जब साथ हो लिए तो बस चलने वाली थी, उन्होंने दूर से फायरिंग की। उन्होंने सोचा हम ड्राइवर को जो है वो मार देंगे, लेकिन हुआ ये कि वो मिस फायर हुआ और मेरे पिताजी के सीधे माथे पर गोली आई और जो बच्ची थी उसको भी लगी और दोनों वहीं दिवंगत हो गए। और वहाँ बस में हाहाकार मच गया। सारे लोग जो हैं वो एकदम रोना चिल्लाना शुरू हो गए, क्योंकि उनको भी खतरा पड़ गया था कि अब हमें भी छोड़ेंगे नहीं ये। अब वो सारे कबायली 4-5 थे और 2 लड़के थे उनके साथ। जब उन्होंने सुना कि प्रोफेसर साहब नहीं रहे, इनको गोली लगी है, तो वो अंदर आए। उन्होंने देखा, ओहो! ये तो वही प्रोफेसर हैं जो हमें पढ़ाते थे। पिताजी उन दिनों कॉलेज के बाद भी अपने घर में बच्चों को बुलाते थे। उनमें मुस्लिम भी लड़के जो है हिंदी पढ़ते थे उनसे, और बिना शुल्क के, बिना किसी फीस के, आजकल की तरह नहीं है, वो उनको पढ़ाते थे और बड़ी रुचि लेते थे। और वो उनका पढ़ाने का अंदाज़ भी आप समझ सकते हैं कि वो पद्मा जी को जब श्लोक सुनाते हैं, जब आशुतोष जी को संस्कृत और हिंदी का उच्चारण सिखाते हैं, तो वो कितना शुद्ध होता है वो मैं थोड़ा आपको आगे बताऊँगा। परंतु यहाँ पे वो जब देखते हैं तो वो एकदम गाड़ियों को रोक देते हैं। ये 4-5 कि ये आप बस को कुछ नहीं कह सकते हैं, है ना? तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको कहा, भाई देखिए, आप ये जो डेड बॉडी है इसको आप अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि रास्ते में क्या होगा आपको भी पता नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है, और फिर ये प्यूट्रिफिकेशन हो जाएगी इसकी, तो ये हम इसका अंतिम संस्कार हम करेंगे। और उन्होंने पिताजी के जेब से जो उनकी पे थी वो उनका जो बिस्तर था, कपड़ा था, वो सारा उनको एक तहसीलदार साहब को दे दिया कि आप इनके घर पहुंचा दीजिए। और उन्होंने उसके बाद वो डेड बॉडी लेके लड़की को भी और पिताजी की बॉडी भी को लेके आ गए और उन्होंने वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया होगा। तो ये उनका धर्म, जब जो इतने डेडिकेटेड थे तो मुझे यकीन है कि उन्होंने ऐसा किया, ज़रूर किया होगा। ये था उनका एक धार्मिक
जो है वो उसकी वो सीमाएं लांघ चुके थे, चूंकि इतने पढ़े लिखे थे, उनको पता चल गया ये धर्म जो है हमारे बीच जो है वो रुकावट नहीं बनना चाहिए, ना जात पात रुकावट बननी चाहिए। वो इस तरह से इनका सोच था, और यही सोच पद्मा जी के और आशुतोष जी के और कुछ कुछ मेरे में भी आ गया स्वयं इनके पोगो जी और मेरे भाई के थ्रू। इस तरह से हमारे घर में ये बहुत बड़ी त्रासदी थी। कितने घर लुट गए, कितनी सुहागनें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हुए हैं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन लुट गया था। पद्मा जी उस वक्त 7 वर्ष की थी, और उसके पश्चात होता यह है कि हम वो जो हस्बे मामूल 1 साल जो है वो काटना पड़ता है ससुराल में, तो माता जी परमंडल चली गई, वहाँ पे उन्होंने 1 वर्ष निकाला। अब उस 1 वर्ष के दौरान है कि बहुत जो जम्मू के साहित्यकार थे, जो पिताजी को जानते थे, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो सारे वहाँ पे एक दिन शोक व्यक्त करने के लिए आए। तो जब उस शोक उन्होंने बच्ची को सांत्वना देने के लिए, उस पे हाथ रखने के लिए उन्होंने पद्मा जी को बुलाया, और थोड़ा उन्होंने अपनी बात रखी होगी, बेटे अब मैं भी आपका पिता समान हूँ, या इस तरह से बात। वो सारे बड़े आदमी थे, हमारे बहुत नज़दीक थे पिताजी के। वो समानांतर प्रोफेसर, वो भी हिंदी संस्कृत के थे, और हिंदी के प्रोफेसर थे वो। तो वो प्रमंडल आए, तो पद्मा जी जब उनके पास आई, तो जब उन्होंने उनकी बात रखी, अपनी बात रखी, तो पद्मा जी क्या कहती हैं, वो पिताजी ने उनको जो समझाया था, जो ज्ञान, जो अध्यात्म दिया था, जो श्लोक सुनाया था, वही उन्होंने उसका उसको उनको शास्त्री जी को सुनाया। नैनम ती शास्त्राणि शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिगद्या आपो न शोष्यति मारुता। ये सुनकर आप हैरान होंगे, शास्त्री जी एकदम से अचंभित हो गए कि इतना शुद्ध उच्चारण। ये लंबा श्लोक है, लेकिन मुझे संस्कृत में इतना महारत नहीं है, तो उन्होंने सुनाया, और वो सुनकर सारे जने एकदम अचंभित रह गए, और इतना अच्छा उनका उच्चारण और इनका शुद्ध जो है, ऐसे मौके पर मेरा ख्याल है बात ही नहीं होती है कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बच्चा तो गुमसुम बैठ जाता है जाके। और पद्मा जी उस वक्त 8 वर्ष की हो गई होंगी, तो उन्होंने उस पर सिर पर हाथ रखा क्या, और पद्मा जी 7 वर्ष से उसी वक्त 27 वर्ष की हो गई, और उन्होंने अपने कंधों पर ऐसे लगा जैसे पूरी जिम्मेवारी अपने घर की ले ली हो। उसके पश्चात हम वहाँ से वापस आए हैं, जम्मू में आ गए। चूँकि पिताजी ने पता नहीं क्या उनको आभास था, उन्होंने कहा, जब जा रहे थे मीरपुर, तो उन्होंने कहा, शकुंतला देखो एक बात करना, कि जब आप मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को, चाहे कपड़े अच्छे नहीं दिलवाना, पाँव में जूता ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन इनके हाथ में किताब ज़रूर हो, पुस्तक ज़रूर हो, ये कभी मत भूलना। ये मुझे माताजी बताया करती थी, और माताजी ये कभी बात नहीं भूली। मैं थोड़ा ये बताऊँ, मैं जब क्रिकेट खेलता था, जब जहाँ मुझे लगती थी, वो मुझे वहीं पे मारती थी, ताकि मैं आगे खेलूँ नहीं, और इसको बंद कर दूँ। और पिताजी की वो हिदायत जो है उन्होंने अपने मन में बांधी थी, उसी कारण हम आगे बढ़ पाए, आगे पढ़ पाए। मैं उनको बताता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चूँकि वो तो मार खा उनको और वहाँ पे ही चोट करने वाली बात हुआ करती थी। अब जम्मू जब आए, तो उनके पास तो पिताजी का जो है आय थी जो थोड़ी बहुत, वो तो अब आय का साधन तो चाहिए ही था। तो पिताजी चूँकि गिरधारी लाल डोगरा जी उस वक्त वहाँ के जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री थे।
हाँ, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। हाँ, वो भी। तो वो उन्होंने, मेरे मामा जी जो है उनके पास गए। मेरे माता जी और उनकी जो वाइफ थी पंडित लाला डोगरा जी की, वो उनकी बहुत सहेली थी, आपस में उनका आना जाना था। तो वो मामा जी उनके पास गए और उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने तो उन्होंने माता जी की जो है वो नौकरी लगवा दी। वो प्राइमरी स्कूल में टीचर लग गई। हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो 5वीं तक पिताजी ने पढ़ाया था उनको, और 5वीं का एग्ज़ाम भी पास किया था उन्होंने। तो वो प्राइमरी स्कूल को 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर मील जो है वो एक गांव में उनका नियुक्ति हो गई एज ए टीचर। अब होता यूँ है कि बच्चों का भी ध्यान भी है, उधर स्कूल भी जाना है। ये दोनों जो है द्वंद्व उनके मन में चल रहे हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो लेट पहुंचती हैं, आगे देखती हैं कि वहाँ पे इंस्पेक्ट्रेस जो है स्कूल्स की, वो स्कूल में निरीक्षण करने आई हैं। तो माताजी जब वहाँ क्लास में एंटर करती हैं तो वो उन पे एकदम से गुस्सा से लाल हो जाती हैं और उन पे क्या क्या कहना शुरू कर देती हैं। तो माताजी ने कभी ये बात सुनी नहीं थी, ऐसा उन्होंने देखा नहीं था। तो वो उन्हें वहाँ पे वहीं पर थोड़ा बहुत रोना शुरू कर दिया होगा। तो वो जो है इंस्पेक्ट्रेस जो है वो डांट डपट के वो चली गई, और माताजी रोती घर में आई। उन्होंने अपना सारा सामान बांधा और सामान उठा के, वो उनको पता था मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, तो वो उठा के वो जम्मू वापस आ गई। और घर में आके उन्होंने रोना शुरू कर दिया। पद्मा जी शायद बाहर थी, क्योंकि उस वक्त तो उनका वहाँ हमारे हम पंचतीर्थी में रहते थे, तो वहाँ वजीरों के मकान थे, वहाँ शाही परिवार रहा करते थे। वहाँ पद्मा जी का तो बोलबाला था वहाँ पर। वो हर घर में जहाँ ब्याह शादी ब्याह होता तो वहीं पद्मा जी ढोलक लेके बैठ जाती, और कितने गीत, कितने वो खुद भी बनाती, और सारे हैरान होकर उनको सुनते थे। और उनको आमंत्रण, हमेशा पहले उनको आमंत्रण मिलता था। तो जब घर आई तो माता जी रो रही थी। उस रात हमारे घर में खाना नहीं बना था। तो माता, अब देखिए, वो भी 8-9 वर्ष की होंगी पद्मा जी, 9-10 वर्ष की होंगी उस वक्त। तो उन्होंने कहा, माता जी क्यों रोती, क्या बात है? उन्होंने सारी बात बताई। बात बताने पे वो उन्होंने ढाढ़स बताया, जैसे कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो सिर पे हाथ रखता है और उनको दिलासा देता है, कोई बात नहीं है, मैं देखूंगी। तो अब सुबह वो स्कूल जाती हैं। प्रार्थना में वो सबसे आगे वो प्रार्थना बोलती थी, वहाँ गीत भी सुनाया करती थी। कुछ गीत अपने भी उसमें, वहाँ भी गीतों की जो छंद जो हैं वो उनको वो आगे बढ़ा देती थी। तो सारे बड़े प्रभावित थे। तो प्रार्थना के पश्चात वो सीधे प्रिंसिपल साहब के पास आती हैं। तो आया को बोलती हैं, आया कि मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहती हूँ। तो प्रिंसिपल उनको, उन्होंने, वही इंस्पेक्ट्रेस थी और वही प्रिंसिपल भी वही थी। तो उन्होंने बुलाया, हाँ बेटी। तो उन्होंने कहा, आपको पता है जिस औरत को आपने कल डांटा डपटा है और जिसको आपने गाली गलौज किया है वो कौन है? उनके पति, मेरे पिताजी, प्रोफेसर जयदेव शर्मा, डबल एमए थे, और वो सारी रात रोती रही हैं, और वो कहती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। और वो इस वक्त भी वो बड़ी तड़प रही हैं। तो वो आवाज़ देखकर, एक छोटी बच्ची को देखकर, 9 वर्ष की बच्ची जो है वो इस तरह से उनके इतने विश्वास से, इतनी निडरता से वो उनके सामने बात कर रही है। तो प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, वो उनके साथ आई और माता जी को समझाया उन्होंने कि देखो बहन, ऐसा नहीं है, ये ऐसा होता है नौकरी में, तो आप ना अपना चयन कर लो, कोई बात नहीं है, आप जब मन करे देख लो, देख लिया करो, बच्चे ठीक ठाक रहने चाहिए। लेकिन माता जी का नहीं, मैं अब बच्चे ठीक वो करूँगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मैं एक ही तरफ रहना चाहती हूँ, मैं अब नौकरी नहीं करूँगी। और उन्होंने ये फैसला, उनका अडिग था, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं नौकरी नहीं करूँगी, और वो स्कूल में नहीं गई। अब दोबारा यही समस्या हुई कि आय का साधन, नौकरी चली गई है,
फिर हम उस वक्त पंडित गिरधारीलाल डोगरा जी बहुत दयालु थे, बहुत गरीब परवर थे और बहुत सहायता वाले थे, और वो मित्रता को पहचानते थे। जयदेव जी को अच्छी तरह जानते थे, वो दोनों ने एलएलबी इकट्ठी की थी। तो फिर मामा जी ने उनके साथ अप्रोच किया और उन्होंने पिताजी की कोई कागज नहीं था, कुछ नहीं था, वही आधार बनाकर माता जी की 25 रुपये पेंशन लगा दी, और इस प्रकार से हमारा परिवार जो है उस छोटी सी पेंशन में आगे बढ़ने लगा। हालांकि हमारे घर में, हमारा घर जो था वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास था, और हमारे संबंधी, हमारे मित्रगण जितने भी थे, माता जी की सहेलियाँ, उनके, हमारे जीजा जी जो हमारे ताया जी के बहनोई थे, जवाई थे, तो सारे हमारे घर में ही आया करते थे, और किस तरह से वो व्यवस्था करती थी, किस तरह संभालती थी, हमें कभी इसका आभास नहीं हुआ। पर उसके ये साथ साथ में पद्मा जी भी उस वक्त रेडियो स्टेशन में छोटे बच्चों के प्रोग्राम में चली जाती थी, और वहाँ भी उनको 8-10 रुपये मिलते होंगे, और वो सारे पैसे माता जी को दिया करती थी, और इस तरह से हमारा जीवन यापन शुरू हुआ। और मैं ये बड़े गर्व से कहता हूँ कि मेरी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इंजीनियरिंग की, और केवल उनकी बदौलत और अपने बड़े भाई की बदौलत, जिन्होंने जो पिताजी का और माता जी का जो स्वप्न था वो साकार किया, और उसको स्वप्न को सच्चा किया। अब चूंकि उनका थोड़ा सा जो है अपनी कविता जो है चल पड़ी थी, तो मैं कभी कभार उनको, हमारे घर में एक छोटी सी चारपाई थी, ढीली सी थी, तो वो उस पर वो ढीली उस पर बैठ लेट जाती थी, वो अक्सर वहीं पर लेटती थी और कुछ गुनगुनाती रहती, कभी इस तरफ लेटती, कभी उस तरफ लेटती, और मैं कुछ घबरा जाता। मैंने कहा, माता जी मुझे लगता है बोबो जी कुछ ठीक नहीं है ना? तो वो भी सोचती कि बात क्या है, सचमुच ही वो चोरी चोरी देखती होंगी। तो मुझे तो पक्का यकीन था कि ये कोई मानसिक संतुलन जो है वो इनका बिगड़ गया है, और ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। परंतु मुझे क्या मालूम था कि पद्मा के गर्भ में राजाओं के महल कविता जो गूंज रही थी, वो जन्म ले रही थी, कई कविताएं जन्म ले रही थी, और मुझे इस बात का उस वक्त आभास नहीं था। और ये आपने वो पीछे चंद्रकांता जी ने, दीदी जी ने आपको सुनाया होगा कि किस तरह से उसका जो है राजाओं के महल जो है हमारे सामने वजीरों के घर थे, तो किस तरह से उन्होंने वो कविता जो है उनके मन मस्तिष्क में आई थी। तो मैं उसका छोटा सा ऐसे बताऊंगा। ए राजे दियां मंडियां तुंदियां आऊं गई गुआची दी कर थमा, मेरी जोत खुआची दी बरे थमा, जिन्हें अन्नी करीबी की सुट्टे हा, मेरे बाड़ुए चा बूटा पुटे हा, मेरे बूटे की बूर भी पैदा नहा, मेरा सज्जन दूर भी गेदा नहा, जिन्हें कमदियां डालियां पुट्टी लियां, वो दंदल दराटियां तुंदियां, ये राजे दी मंडियां तुंदियां। ये शोषण के विरुद्ध मेरा ख्याल है पहली कविता जम्मू कश्मीर में होगी कि एक लड़की जो है वो इस तरह से इसका जो है महाराजों के विरुद्ध, सामंतवादी लोगों के विरुद्ध जो है वो उठ खड़ी हुई है, और उसकी कलम में इतनी ताकत थी कि वो इसी से उनका जो पहली कवित्री जो है वो हमारे सामने आती है। और फिर एक दफ़ा जो है एक कवि सम्मेलन में, जहाँ की जबकि हमारे गिरधारीलाल डोगरा जी उस मुशायरा था, तो डोगरी का मुशायरा था, उसमें वो आदरणीय पंडित गिरधारीलाल डोगरा जी ही उसकी सदारत कर रहे थे। तो उन्होंने जब कविता पद्मा जी को, पद्मा जी एक बड़ी इतने सारे जो हैं वो शायर कवि थे, और ये एक कवित्री थी, और छोटी उम्र की, वो एक कोने पे दुब के बैठी हुई थी। जब इनका घबरा रही थी, शायद पसीना भी आ रहा होगा इतने बड़े लोगों के सामने, इतने दर्शकों के सामने कविता पढ़नी। तो जब इनकी बारी आई, कविता सुनाई,
तो सारे एकदम मुंह में उंगली दबा के दबाते रह गए, क्या ये कविता इसने खुद लिखी है? ये बड़ी उनको हैरानी की बात थी, या किसी से लिखवाई गई है ये कविता, ऐसा लगता था। लेकिन वास्तविकता तो ये थी कि पद्मा जी कवित्री बन चुकी थी, वो उन्होंने अपना स्थापना कर ली थी। और उसके बाद तो जो गठाली लाल डोगरा जी ने भी उनकी प्रस्तावना लिखी, उनकी किताब जो मेरी कविता मेरे गीत पे। तो अब उन्होंने, पद्मा जी ने अब यहाँ पे जब इनका ऐसा खुला मन, थोड़ा सा, तो डोगरी संस्था इन्होंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ हमारे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी, दीनभाई वंत, जी.एस. शर्मा, वेदपाल दीप, मधुकर, कितने ही बड़े बड़े जो लेखक थे, कविगण थे, वो वहाँ आते थे, अपनी रचनाएं सुनाते थे, कहानियाँ, कविता। और पद्मा जी, मैं भी उनके साथ जाया करता था, पौड़ियाँ चढ़ के, पक्का डंगा था उसका, तो हम जाते थे, वहाँ बैठ जाते थे। पद्मा जी की बारी आती तो वो कविता सुनाती, और क्या बहावा रूप थी वो। तो उसी दौरान अब चूँकि यौवनावस्था में आ गई थी, तो वो यौवन का दीवानगी होती है, वेदपाल दीप के साथ उनके संबंध होना शुरू हो गए थे। और हालांकि हमारे परिवार इसके बिल्कुल विरुद्ध था, मेरे माता जी, मेरे मामा जी, क्योंकि हम मामा जी की बात ज़्यादा बहुत सुनते थे, तो लेकिन वो नहीं मानी, और वो बड़ा बंधन में बंध गई। ये अभी 3-4 महीने हुए होंगे कि वो परिवार जो है वो कश्मीर जाना पड़ता था उनको। कश्मीर में वो है, वहाँ उनका देवर जो था वही वहीं पे उनकी ड्यूटी थी। तो ये तो वेदपाल दीप जी बाहर ही रहते थे, तो उन्होंने लिहाजा ये समझा कि ये परिवार के साथ रहेगी। लेकिन वहाँ उनके साथ कोई व्यवहार ठीक नहीं रहा। पद्मा जी के साथ वहाँ भी वो, कश्मीर में भी रेडियो स्टेशन में वो जब जाती थी, वहाँ कविता अपनी बोलती थी, और इस तरह से, और थोड़े बहुत पैसे भी मिलते थे उनको, शायद मुशायरों में भी जाती होंगी। तो ये बात उनको गवारा नहीं थी। और जाहिर है जो औरतें हैं वो कभी नहीं ये चाहती कि उनकी जो बहू है वो इस तरह से जाए, और वो उन्होंने उनके जो छोटे छोटे पंख निकल रहे थे उनको काट दिया, बांध दिया और कैद कर दिया, एक किस्म का कैद कर दिया, ना बाहर नहीं जाने दिया, और लिहाजा वो बीमार रहने लगी। तो सोचा गया कि शायद ये बच्चा जनने वाली हैं, तो पेट उनका फूल गया था। लेकिन धीरे धीरे उनके पूरा जो मुंह है वो छोटा सा हो गया, टांगे जो हैं वो छोटी छोटी हो गई, और फिर पीठ के पीछे जो है जख्म होना शुरू हो गए। तो तब उन्होंने देखा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। अब उनको होश, थोड़ा उनका होश भी जो है वो जाने शुरू हो गए जब, तो उन्होंने एक जो सीढ़ी होती है उसके नीचे एक चारपाई डाल के उसके ऊपर एक पर्दा डाल के उसको लेटा दिया। अब क्या खाने का क्या समय था, मिलता था नहीं मिलता था, लिहाजा ये बड़ी लंबी बात है। पर मेरे माता जी एक स्वप्न के तहत वहाँ पहुँचती हैं कि पद्मा मर रही है, और वो जब देखती हैं तो पद्मा जी ऐसे ऐसे वो देखती हैं, वहाँ उनका बड़ी बुरी हालत है। तो पद्मा जी और मेरे मामा जी वो वहाँ हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बुला लाते हैं। डॉक्टर हफीजुल्ला वहाँ आते हैं। जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इस लड़की को एम्बुलेंस में नहीं ले जा सकता बहन, ये तो डालते ही मर जाएगी। आप देखिए 19-20 साल की लड़की का वजन 22-23 किलो हो, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो एक केवल मांस और हड्डी की गठरी बन के रह गई थी। तो माता जी उसके हबीज डॉक्टर साहब के पाँव में पड़ गई। तो उनको क्या दया आई, उन्होंने कागज़ निकाले और लिखना शुरू किया। जब वो पिताजी के नाम पर पहुँचे तो वो एकदम से चौकन्ने हो गए। अच्छा, ये प्रोफेसर जयदेव जी की लड़की है, ये तो मेरी अपनी बच्ची है। बहन जी, आप चाहे कुछ भी हो, मैं इसको हॉस्पिटल ज़रूर ले जाऊँगा। अब ये कहानी बहुत लंबी है, आप जानते हैं। 3.5 साल दुर्गजन हॉस्पिटल में वो रही हैं। और अब वहाँ पे आपने बख्शी साहब का भी किस्सा सुना है। 2-2.5 साल के बाद जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करती थी और कश्मीरी में गाने बोलती थी, उनके गाने सुनती थी, उनकी भाषा पहचानती थी, उनका दुख दर्द पहचानती थी। हर औरत थी ज़्यादा वहीं पे जो है
गम की मारी, बीमारी की मारी वहाँ आती थी और उनको उनके साथ उनको मिलने कौन आता था? पद्मा जी 3.5 वर्ष रहीं, उन्हें कोई मिलने के लिए नहीं आया ससुराल। मेरे माताजी सिर्फ़ उनके चारपाई के नीचे सर्दियों में वो सोती थीं और ताकि मैं इसकी आवाज़, इसकी चीख, इसकी हर जो है घटनाक्रम देख सकूँ, सुन सकूँ, इसकी मैं सेवा शुश्रूषा कर सकूँ। तो इन हालात में जब बख्शी साहब का जन्मदिन होता है, तो अभी चंद्रकांता जी ने जो कहा था, मैं उसको दोहराऊँगा नहीं। वो इतनी निडर थी, इतनी बेबाक थी कि बख्शी साहब को वहाँ सारा बाँस-बान लगाना पड़ा और सबको खाना खिलाना पड़ा। ये पद्मा जी की देखिए क्या दबंगपन था, है ना? और वो अपने लिए नहीं, वो सबके लिए ऐसा ही सोचती थी कि सबके लिए हो। अब कश्मीरी भाषा का उन्होंने वहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बाद क्या हुआ कि ये वहाँ खुद गाने भी बनाती थीं, तो जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, डॉक्टर थे, वो इनके बड़े फ़ैन बन गए, वो इनके बड़े चहेता बन गए। और जब अब थोड़ी देर के पश्चात जब थोड़ा बहुत इनको साहस हुआ, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन जी ये पद्मा बच जाएगी। अब माताजी जो हैं वो जम्मू आया करती थी बीच में। मेरे भाई उधमपुर ननिहाल में चले जाते और मैं माताजी के ननिहाल में रहा करता था। हालाँकि मैं बहुत उनके साथ-साथ ही रहना चाहता था। मुझे बहुत मेरा जो है अंदर से काम था, माताजी चाहती थी। मैं बहुत चिल्लाता, रोता, लेकिन वहाँ जाना तो माताजी पर समझाती थी, वहाँ तुम्हें बच्चों को नहीं जाने देते। चूँकि उनको उनको इंटेस्टाइन ट्यूबरकुलोसिस का वहीं पे इलाज होता था। तो वो जब चहेते बन गए, तो जब सर्दियों के बाद थोड़ी देर बाद जब वो उनको लगा कि अब ये बच जाएगी, तो योगिता जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो क्या हुआ कि जो उनके टहलकार थे ना, तो वो उनको कहती, अब चूँकि डॉक्टर साहब के वो पद्मा जी जो गीत लिखती थीं, बोलती थीं, जिस तरह से गाती थीं, तो मुरीद थे काफ़ी। तो वो भी टहलसार सोचते थे कि डॉक्टर साहब की ये बहुत चहेती है, तो वो जो कहती वो उनका मान लेते। वो अब जब सर्दियों के बाद धूप निकलती गुनगुनी, तो वो उनको बोलते, "अरे भाई मुझे बाहर ले चलो, घास में लिटा दो।" तो वो उनको घास में लेटाते खुद हरी-हरी घास में आस-पास वातावरण सामने चिनार के वृक्ष थे, है ना? तो वो अपने में एक खुलापन महसूस करतीं, उनका अंग-अंग थोड़ा खुला महसूस करतीं। अब वो अभी भी उनके जो है डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये चल फिर नहीं सकेगी, इसकी ये इसी तरह से रहेगी, इसके उनके जो घुटने थे वो छाती से लगे थे, ये हाथ भी ऐसे बँधे थे, तो वो अब कोशिश करतीं। उनको एक दिन ऐसे आभास हुआ कि ये जो एक घास की छोटा-सा तिनका है, यदि मैं इस तिन जिसको हम ध्रुव बोलते हैं, तो अगर इसको मैं अपने मुँह में डाल लूँ, तो इस हरे घास के तिनके से मैं जी उठूँगी, मैं चल फिरूँगी, मैं उठ जाऊँगी, चलूँगी, दौड़ूँगी। उन्हें क्या विश्वास था वो बात का। तो वो 1-2 महीने के बाद एक दफ़ा उन्होंने पलटी खाई और उस घास का जो तिनका था उनके मुँह में आ गया। अब उन्हें लगा कि वो जीवन एक नया जीवन पा उठी हैं। अब वो दौड़ेंगी, अब वो लिखेंगी, अब वो आगे बढ़ेंगी। उनके पंखों में अभी जैसे मैंने आपको कथा इसकी हम रखेंगे, नन्हे पंख ऊँची उड़ान, निकड़े फंगुड़ ऊँची उड़ान। अब अभी ऊँची उड़ान तो नहीं है, परंतु उनमें वो जो पंखों में एक सकत आना शुरू हुई है, थोड़े-थोड़े निकलना शुरू हो गए हैं। और अब देखिए कुदरत का नियम क्या है, क्या खेल है कि इतनी जीवन और मृत्यु की धार पर चलती हुए अब वो जीवन की तरफ मुड़ी हैं। और जीवन जब मुड़ी हैं, तो उस घास के तिनके के सहारे। ये बहुत बड़ी बात है। हमें किसी का कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, ऐसा भी कहा जाता है। तो वो अब धीरे-धीरे कुछ 3 से 4 महीने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे वो उनके पाँव खुल गए, उनके घुटने खुल गए, उनके हाथ खुलना शुरू हो गए और माताजी इतनी प्रसन्न हुईं। फिर मुझे भी जम्मू आईं तो मुझे कहा चलो तुम मेरे साथ।
तो मैं बाहर काफ़ी दूर देर बाहर खड़ा था, लेकिन मुझे पद्मा जी की अभी भी वो याद आती है कि उनके नेत्र बहुत बड़े थे। वही मुझे नज़र आ रहे थे, सिर्फ बाल नहीं थे सिर पे, और साथ में अभी घुटने खुले पूरे नहीं थे, परंतु ऐसे थोड़ा-सा खुल गए थे। और 5-6 महीने के बाद उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया, आस्ता-आस्ता धीरे-धीरे चलना शुरू कर दिया। तो अब उनके पास वहाँ पे उनकी कला बहुत अच्छी थी, वो स्वेटर बुनती थी। ये नहीं है कि वो अब किसी ने पहना है स्वेटर, उसको देख के ही डॉक्टर साहब के लिए स्वेटर बुना उन्होंने, केवल देखकर। तो वहाँ एक वाइस चांसलर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के थे, वो उनको देखने आए कि क्या है, कितनी विलक्षण लड़की है ये, इस तरह से। तो उनकी मिसेज ने कहा, इनके लिए एक गुलूबंद बना दो। तो पद्मा जी ने क्रोशी से उसका गुलूबंद बना दिया और उन्होंने ला दी थी उनको। और वो इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने वो बम्बई जाती थी, दिल्ली जाती थी, उनके लिए किताबें लाना शुरू कर दी। मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, और फिर अपने जो समकाली कहानीकार थे मुंशी प्रेमचंद, सबकी कहानियाँ उन्होंने उनको साहित्य जो है वो ले आना शुरू कर दिया। साप्ताहिक जो मंथली थे, जो वीकलीज थी, वो भी वो लाती थी। बहुत प्यार करती थी उनसे, उनसे भी बहुत प्रोत्साहन मिला। और फिर एक दिन पद्मा जी लेटी हुई थी, तो डॉक्टर आए। उस दिन वो बोली नहीं किसी के साथ। तो डॉक्टर ने कहा, ये चाहती लड़की, आज क्या हो गया इसको? आज ये तो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी है। तो पद्मा, क्या बात है? कुछ नहीं। तो देखा, एक वो जो साप्ताहिक है, किताब है, उसमें उन्होंने खोला उसको, उसमें राखी थी। उस दिन राखी का त्योहार था, तो जाहिर है उनको भाइयों की याद आई होगी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, अरे इसमें रोने की क्या बात है? उन्होंने सीधा अपना हाथ आगे किया, डालो यहाँ पे राखी, है ना? तो देखिए, इतनी आत्मीयता एक पद्मा जी ही बना सकती थी। ये आत्मीयता उनकी सारी उम्र भर रही। कौन था जो उनको ये कहता कि ये मेरी नहीं है? वो हमारे घर के जो आंगन है उससे बाहर चली गई थी। उनका भारतवर्ष पूरा जो है वो घर था, और उसमें उनको अपना बनाने की इतनी कला थी, और उसको निभाने की कला भी वो खूब जानती थी। इतना विलक्षण थी। और वो जो उसके बाद डॉक्टर साहब की 7 बेटियां थी। पद्मा, अब तुम मेरी 8वीं लड़की हो। और पद्मा जी तो साथ में आसमान पे पहुंच गई। और फिर ये लिटरेचर जो है वो पढ़ा उन्होंने, उसको समझा। अब गालिब का कई बार कोट करती हैं, मीर तकी मीर का कोट करती हैं। तो उनकी विलक्षण बुद्धि पिताजी के समीप ही थी उनके। वो सारा उनको याद होता था। पिताजी को बहुत स्मरण रहता था, तो इनको भी बहुत स्मरण रहता था। अभी थोड़ा भूलना शुरू हो गई थी, परंतु अब जब ये मोहन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, नमस्ते। अब जब ये ठीक हो गई हैं, अब ये डॉक्टर साहब के घर भी जाती हैं, और डॉक्टर साहब के साथ बड़ी का रिश्ता है। डॉक्टर हफीजुल्लाह, क्या देवता लोग थे वो, जहाँ धर्म धर्म अपनी दीवारें लांघ जाता है, और वहाँ मनुष्यता प्रकट होती है, उसका फूल खिलता है, वो सबको खुशबू बांटता है। ऐसे थे डॉक्टर हफीजुल्लाह। उन्होंने कभी रोका नहीं पद्मा को पाने के लिए। और लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते थे कि बाहर जाए। वो बुर्का पहनती थी, ताकि कोई एक दफ़ा बुर्का पहन के टांगे पे चली गई, शहर जाना है मैंने। तो डॉक्टर साहब को पता चल गया। उन्होंने बहुत डांटा, लेकिन प्यार से समझाया भी। अब जब जम्मू आई, तो फिर अब 3.5 साल का जो एक सदमा है, एक त्रासदी है, एक अंधेरी गुफा से निकलना, एक बीमारी से निकलना, यातनाओं से निकलना, निकल कर जम्मू आती हैं वो हमारे घर। उसी घर में नहीं आती, ससुराल जाती हैं, अपने दीप साहब के साथ जाती हैं। लेकिन वहाँ भी
उनसे कोई अच्छा व्यवहार नहीं होने के कारण वो घर में आ जाती हैं। और फिर अब इसको लंबी बात तो ना करता हुआ मैं कहूँ कि उनका विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है। और पद्मा जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखती हैं कि मुझे यदि किसी सबसे जो सहायक मेरा तलाक में था, मेरे इस विच्छेद में, इस हमारे संबंधों के विच्छेद में जो सहायक था वो वेदपाल दीप जी थे। और वो कभी उनकी बुराई नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते थे, किसी की पीठ पीछे मैंने कभी उनको बात करते नहीं सुना। जो कहती थी बेबाक सामने कहती थी, कभी डरती नहीं थी किसी से, कोई क्या कहेगा। वो चंद्रकांत तजवी और बहुत सारे जो हमारे मेहमान थे यहाँ जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से, ये साहित्यकार थे, उन्होंने बेबाकी से ये बात कही है। अब मैं इसके तीसरे चरण में आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। 26 जनवरी 1966 ये वो समय है जब पद्मा जी प्रख्यात संगीतकार की जोड़ी सिंह बंधु के छोटे भाई सुरेंद्र सिंह सरदार, पंडित, आप आजकल पंडित जी वो कहते हैं अपने आप, उनको सब पंडित जी बुलाते हैं, पंडित जी। तो पंडित सुरेंद्र सिंह सचदेवा के संपर्क में आती हैं और वो थोड़ी देर के बाद जब वो पहचान लेती हैं, हर चीज़ जान लेती हैं, तो वो प्रणय सूत्र में बंध जाते हैं, विवाह के सूत्र में बंध जाते हैं। और इस तरह से मेरे पद्मा को वो पंख जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। जीजा जी सुंदर जी ने कभी उनको, उनकी जो साहित्यिक आकाश है उसको कभी सिकुड़ा नहीं, उसको खुला रखा, कभी रोका नहीं साहित्य के क्षेत्र में। तभी तो दिल्ली में अब जब वो लिख रही थी तो बहुत साहित्यकारों ने कहा किस तरह जो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी थे उनके सामने हुआ और उनसे उन्होंने अपनी भूमिका लिखवाई। और मैं थोड़ा सा भूमिका इनकी पढ़ के सुनाता हूँ, छोटी सी लाइन है। तो वो लिखते हैं, पद्मा जी ने डोगरी गीतों के, लोक गीतों के सिवा कुछ अपनी कविताएं भी मुझे सुनाई और उन्हें सुनकर मुझे लगा मैं अपनी कलम फेंक, बहुत बड़ी बात है ये। और वो इस घमंड में कभी नहीं आई। मैं अपनी कलम फेंक दूं वही अच्छा है, क्योंकि जो बात पद्मा कहती है वह असली कविता है। हम में से हर कवि उस कविता से दूर, बहुत दूर हो गया है। अब एक कविता है उनकी, वो मैं आपको पहले सुनाऊंगा। उसकी जो अनुवाद किया है थोड़ा सा, वो रामधारी दिनकर जी ने किया है, तो मैं उसका थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। मन करदा ए दिन बनी लें, मन करदा पलछिन बनी लें, ए सूए फुल टुटुए दे, अशकै बिदना ने छुए दे, काले टाले ने सज्जै दे, ना कुएं दे, ना बोलै दे, ना कुएं दे, एक शैल ओडरू रंगाऊं, नाड़े पर भी ठंगाऊं, एक रंग केसरी चाड़ाऊं, अंबर दी टाली फाड़ाऊं, फिर उडरी जाऊं दूर कुतै, जम्मू चब्बै अखनूर कुतै। मन करता ए दिन बन्नी ले, मन करदा पलछिन बन्नी ले। लंबी कविता है, अब मैं उस अंश को सुनाऊंगा। ता दिखा सनिया फुल्ली दी, खबर है कूदे ने भुल्ली दी, ब्रह्मा दी दूरे तक खिड़खिड़ अस्सै दी, जिया ब्रह्मा शा डुल्ली दी, बूटें दी छामा लेटी दी, ए दोरी उंदी जा कर दी, कूदे चेते च पीली जन, एक गोरी उंदी जा कर दी, खिलरे दा नाड़ा बूर कुतै, जम्मू चंबै अखनूर कुतै, मन करदा सारी बन्नी लें, केसर कंडियारी बन्नी लें। अब इसका मैं अनुदित रूप जो दिनकर से आदर मान जो राष्ट्र कवि हमारे उन्होंने किया, ये देखो सरसों फूली बैठी है, ना जाने किसके भुलावे में आ गई है, दूर तक खिलखिला रही है, मानो ब्रह्मा की अंजुरी से बिखर गई हो, किसकी याद में ये गोरी पीली होती जा रही है। इसके बीज कहीं बिखरे हैं जम्मू चंबे और अखनूर में, मन करता है सारी बांध लूं, केसर और कंटीली झाड़ियां समेट लूं।
ये उनकी कविता का अनुवाद है, थोड़ा सा अनुवाद है। बहुत कविताएं उनकी अनुदित हुई, आप सब जानते हैं। उन्होंने भी खुद भी अनुवाद किए हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ इस कविता के पश्चात। अब देखिए, वो एक नए घर में आई हैं, उनका बहुत सम्मान है। ससुराल में उनका जो उनकी सास है, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। बहुत उनका बहुत गोरा चिट्टा चेहरा था और बहुत भव्य रूप था उनका, जैसे कोई देवी हो। तो उनका बड़ा सम्मान करती थी और हर बात पद्मा 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 से पूछ के करती थी। हालांकि हमारे जीजाजी थोड़े सुस्त थे, कभी बीमार पड़ती तो मेरे बहन जी ही उनको हॉस्पिटल लेके जाती और अपना इंट्रोडक्शन दे के, अपने सिंह बंधु का इंट्रोडक्शन दे के किसी तरीके से वो पहले उनको बता देती। कहती यार बात हुई ना पद्मा, ये हमारी बिल्कुल एक मर्दाना की तरह जाती है और शेर की तरह जाती है और फटाफट हम बता के आ जाती है। इस तरह से इनको तासुरात थे, हमारे बहुत प्रेम करती थी वो। दिल्ली में उनकी काफ़ी जान पहचान हो गई थी। फिर जीजा जी की ट्रांसफ़र मुंबई हो गई। मुंबई में जाकर तो चाहे जैसे एक पूरा आकाश साहित्य का उनके लिए खुल गया था। धर्मयुग में उस वक्त जो मुख्य संपादक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती जी से उनका मिलना, और फिर धर्मयुग में वो बात उन्होंने अपने डोगरी के बारे में, डोगरी साहित्यकारों के बाद में बात की, तो वो बहुत प्रभावित हुई उनके बात सुनकर। तो कहते तुम इसको भेज दो, मैं किसी से लिखवाऊंगी कि तुम क्यों नहीं लिखती हो। कहते मैं कहाँ लिख पाऊँ, मैं लिखती तो कविता लिखती हूँ। नहीं नहीं, जो तुमने बोला है ना उनके बारे में, वैसे ही तुम लिख के मेरे को भेज दो। और उन्होंने वैसा वैसा छपा दिया। और यहाँ से पद्मा जी की जो कलम है वो गद्य की तरफ मुड़ती है। उसकी प्रेरणा स्रोत जो है वो अब हमेशा भारती जी को मानती है कि उन्होंने मुझे इस तरह प्रेरित किया। और फिर आप जानते हैं कि फिर एक के बाद एक साहित्यकारों, संगीतकारों, कलाकारों के उन्होंने कितने साक्षात्कार लिखे, कितने यात्रा वृतांत लिखे और फिर कितने संस्मरण भी लिखे। आप वो सारा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो अब एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो सब पत्रकारिता में उनका बहुत हस्तक्षेप था। कुछ हिंट जो है वो उन्होंने ज़रूर दिए हैं चंद्रकांता जी ने। वो विस्थापन के बारे में जब आती थी तो वो मैं उनके साथ हुआ करता था। जो वहाँ ड्राइव करके तो मैं ही जाता था उनके साथ, तो वहाँ उनसे मिलती थी, सारे कश्मीरी में बात करती थी, लेकिन वो डोगरी बोलना सीख चुके थे उस वक्त। तो वो उनके इंटरव्यू जो हैं वो सारे अखबारों में, मेन काल में छपते थे, जम्मू में भी, और जो रीडिंग पेपर्स थे भारत के उसमें भी छपते थे और लोग बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे। ये उनकी पत्रकारिता की एक नई विशेषता थी, जो गद्य के साथ साथ ये भी। अब ये रेखा चित्रों के पश्चात, साक्षात्कार पश्चात उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया और उपन्यासों के बारे में आप सब जानते हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनका एक उपन्यास भड़को नहीं धनंजय, वो कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी देर तक यूनिवर्सिटी में लगा रहा, उनके सिलेबस में, उनके कैरिकुलम में। और वो अभी उसका क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, परंतु मुझे ये मालूम है वो घर में आती थी, माता जी से ज़रूर बात करती थी हर बात के लिए, है ना। कोई भी उनको प्रतिष्ठा मिलती तो पहले मुझे बताती, और फिर घर में आके माता जी बहुत प्रसन्न होती थी, उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता था और वो सोचती थी कि मैंने पिताजी का जो स्वप्न है वो पूरा किया है। अब उन्होंने रूपांतर भी किए, अपने भी रूपांतर किए, और हिंदी जगत में भी उनका नाम हुआ। उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। परंतु दिनकर जी ने कहा, पद्मा ये कहाँ तुम साई की दुकान में फंस गई हो,
अगर तुम्हें साहित्य रचना है इसको छोड़ दो। और उन्होंने उसी वक्त वो काम छोड़ दिया। तो उनके गीत जो हैं आप जानते हैं, ये नीर कहाँ से बरसे हैं, ये बदरी कहाँ से आई है, और फिर ये छोटा सा घर बाहर मेरे अंगना में, ये उनके गीत बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की इन्होंने। एक मैं आपको उनकी जो दबंग बात है वो बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा दिल्ली में एक आयोजित प्रोग्राम था। वहाँ प्रधानमंत्री जो उस वक्त चंद्रशेखर जी थे, वो वहाँ उस मंच पर आना था उनको। तो अब बाएं और जो हैं वो पुरुष बैठे थे और दाईं ओर स्त्रियाँ बैठी थी। तो प्रधानमंत्री जी आके बाईं ओर से सबको नमस्कार करते ऊपर चढ़ने लगे, और पद्मा जी थी, और उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी साहब उनकी तरफ देख रहे हैं, ये क्या हो गया भाई, है ना। उन्होंने कहा, आप क्या भारत का शिष्टाचार भूल गए हैं? पहले नारी को पूजा जाता है, पहले नारी को मिल जाता है। और देखिए उनकी विशाल हृदय, वो बड़े अड़िग स्वभाव के भी थे कहा जाता है, परंतु वो नीचे आए, उन्होंने सबसे क्षमा याचना की, और फिर उन्होंने अपना, ये उनका निडरता थी। बहुत से गुण जो हैं वो हम अपने बुजुर्गों से लेते हैं, और हमने भी पद्मा जी से बहुत कुछ सीखा है। परंतु मैं सबसे कमज़ोर कड़ी में मैं ही था घर में। मेरे भाई भी बड़े निडरता से बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी ये जुर्रत नहीं की कि मैं इस हौसले का कुछ कर पाऊँ। अब देखिए, जब 4 अगस्त को वो पूरी हुई है, और 3 अगस्त को रात को 10 बजे मेरी उनसे फ़ोन पे बातचीत होती है। वो मैंने कहा, बाबा जी क्या हाल है तुंदा? हाँ तू सुना, तेरा क्या हाल है? वो देखिए ना, बीमारियों से घिरी रहती थी, लेकिन जब तक वो उनमें शारीरिक दम था और विल पावर बढ़ी थी, बीमारियां उनसे भागती थी, वो कभी उन पे उनके समीप आने का हिम्मत नहीं करती थी। जब उन्होंने, और वो जीवंत जीना चाहती थी, ठाके में जीती थी, जोर से हंसना उनका कला थी, और इस दुख में भी जब कभी उफ नहीं करती थी, बीमारी की हालत में भी कभी उफ नहीं करती थी। और कविता पंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कभी उफ नहीं करती थी वो। तो 3 अगस्त को मेरी बात होती है, तो मैंने कहा, और शहर का पूछा, कैसा है शहर, साहित्यकार कैसे हैं, करनगर में वो हमारी डोगरी संस्था है उसके बारे में पूछा, और जब शहर का कोई हाल चाल बताओ। मैंने कुछ नहीं, तो आप सुनाओ ना। मैं ठीक हूँ, तुम ये, मैंने कहा थोड़ी सैर भी करती हो ना? तो एक दफ़ा मुझे कहने लगी, मैं रोज़ सैर करने जाती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं क्या, किस तरह जाती है? कहते हैं, मैं बात तेरी भांजी ने मेरे को कार खरीद के दे दी, बड़ी सेवा टहल करती थी। मीता जो है वो उनकी माँ की बिल्कुल कसम नहीं खाती थी, और उस पर उसने ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगाती थी। उनको सांस की प्रॉब्लम जम्मू में रहती थी, और वहाँ भी दिल्ली में भी इसी तरह, इसीलिए जो बम्बई गई थी। एक तो पोल्यूशन बहुत था दिल्ली में, और दूसरा जो बम्बई में जो हवा है वो साफ है, और उनको प्रॉब्लम थी। तो कहती, हाँ मैं जाती हूँ, बस 3-4 किलोमीटर गए, अपनी क्या कार को सैर करवाती हूँ। मैं खुद तो कुछ करती नहीं हूँ, कार में बैठ के नारियल पानी पी के आ गए, और इस तरह से। तो मैंने कहा थोड़ी सैर भी किया करिए। क्यों नहीं ज्ञानेश्वर, देखो। प्रदीप जी नमस्कार। मैं जाती हूँ, देखो ना, अपने पलंग से उठ के मैं डाइनिंग टेबल पर जाती हूँ, खाना खाया, और डाइनिंग टेबल से उठ के फिर अपने बिस्तरे पे आ गए। हुई ना सैर, और एकदम से ठहाका लगाया, मैं भी हंसा। हम दोनों की उस ठहाके की हंसी में वो सारी बीमारियां सारी छुप गई। वो इतना जीवंत जीती थी। किसी को कोई पूछते हैं क्या क्या बात थी उनको, मैंने कहा बात सब थी, लेकिन कुछ नहीं था। और एक और जो बात मैं साझी करना चाहता हूँ, सुबह सवेरे 4 बजे, अब देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं हम, सावन का महीना है और एकादशी का दिन है। वो
उनके संस्कार में क्या था। अब जो बचपन के संस्कार जो देखता है बच्चा, वो अपने साथ को गठरी बांधे अपने साथ चलता है, वो उसके शायद रूह में लिपट जाते हैं। तो वो लास्ट पौने 3:30 पौने 4 बजे वो नीचे पलंग के नीचे आना चाहती थी। तो वो उनकी आया जो थी वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर जो था वो दूर हो जाता था, वो ऑक्सीजन उनको लगी हुई थी। तो उन्होंने फिर वो लौटा देती। इस बार कुछ 2-3 बार उन्होंने ऐसा किया। तो तीसरी बार उन्होंने कहा देखो तुम जाओ और सरदार जी को फ़ौरन ले आओ और बीता को बोलो तुम जल्दी आ जाओ। वो गई हैं और इधर इन्होंने क्या किया, वो भूमि पे आई हैं और वहीं बैठ के उन्होंने, जब बीता पहुंची, जीजा जी पहुंचे, तो वो अपने प्राण त्याग चुकी थी। अब उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। लेकिन देखिए कि कबीरा आए संसार में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी वो सार्थक कर गई, ठाके लगा के गई, जीवंत जीवन जी के गई। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है सदमा पहुंचा। लेकिन वो हमारे लिए कितनी संपत्ति छोड़ गई। भाषा के लिए उन्होंने, सबको पता है कि किस तरह से उन्होंने 8वें शेड्यूल में भाषा को, वो उनका मेन जो रोल था पद्मा जी का, भाषा को 8वें शेड्यूल में लाने का था। और फिर भाषा को सरहदों से पार, भारत में ही नहीं परंतु इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने भाषा को के मधुरता दादाजी से गीत गवाकर उसकी जो है मिठास जो है वो सब संसार में घोली। वो हिंदी जगत को भी इतना छोड़ गई कि हम उसको हमेशा अनुसरण करने। वो हमेशा कहती थी कि जब भी वो कहीं भाषण करती तो कोई जो औरतें थी वो कहती देखिए अगर आप डोगरे हैं तो हमेशा डोगरी बोलो, अगर डोगरी नहीं बोलोगे आप डोगरे कैसे कहलाओगे, आपकी आपकी जड़ों से आप छूट जाएंगे। अपनी भाषा, सारी भाषा बोलिए, सब सुंदर भाषाएं हैं, परंतु अपनी मातृभाषा को कभी मत भूलें। ये हमारा संदेश उनका जो है, मैं ये इसके द्वारा भी पहुंचाना चाहता था। लास्ट उनकी विश, मेरा बेटा वहाँ गया था तो उनको बहुत आदत थी कि वो रात को जब सोती थी तो अपने सिर पे थोड़ा तेल, पाँव के तेल लगाती थी। मेरा बेटा, पहले मैं किया करता था उनकी सेवा, अब मेरे बेटे ने वो काम संभाल लिया था। तो एक दिन वो कहने लगी, देखो उसका नाम अंशुमान, अंशुमान मेरे से एक वायदा करो। मैं बोला जी क्या, बोलिए आप। तो देखो जब मैं पूरी हो जाऊं तो मेरे फूल तुम जाके पुरमंडल में बहा देना, उस देवी का में बहा देना जहाँ मैं जन्म मेरा हुआ था। तो वो कहना क्या बात करती हैं आप, नहीं नहीं तुम मेरी बात सुन लो अच्छी तरह। और उसने ऐसा ही किया। लास्ट में उन्होंने उनके जो बम्बई से फूल लाए वो परमंडल की देविका में प्रवाहित हो गए, जहाँ से जन्म लिया था वहीं वो चली गई। लेकिन हमेशा हमारे बीच में जीवित रहेंगी। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसी आत्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी, आपके माध्यम से हमने एक तरह से पद्मा सचदेव जी की यात्रा को ही जाना और समझा, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक। कई इसमें रंग रहे, सुख दुख दोनों ही आए जो आने ही थे। और जिस तरह से आपने अपने आप को संभाल कर अपनी बड़ी बहन को, हम सबकी बड़ी बहन को याद किया और उसे, उनकी यात्रा को यहाँ पर रखा, वह निश्चय ही सभी लोगों के लिए काफी उपयोगी है। और बार बार इस वक्तव्य को याद किया जाएगा
कि एक लेखक दूसरे लेखक को कैसे याद कर रहा है, एक भाई अपनी बहन को कैसे याद कर रहा है, और पद्मा सचदेव के रूप में जो लोग या उन जैसे जो लोग हैं जो शारीरिक और दूसरी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ते हैं, उनका बढ़ना किस तरह आगे बढ़ना होता है और उसके लिए कितनी हिम्मत, कितनी जिद, कितनी जिजीविषा की जरूरत पड़ती है, ये सभी रंग आज इस वक्तव्य में आए और बखूबी आए, और हम सभी लोग ऐसा लगा कि जैसे हम सब लोग पद्मा जी के साथ साथ चल रहे हैं। इस पूरे वक्तव्य में उनकी उनका एक सफरनामा भी प्रस्तुत हुआ, बहुत ही मार्मिक, भावप्रवण, कई जगहों पर आप स्वयं भी उस भावना की गिरफ्त में आए। वह स्वाभाविक भी था, हम सभी के लिए था, मगर उसे संयत करते हुए एक बड़ा रूप आपने दिया, एक व्यक्तित्व की यात्रा को इस तरह से प्रकट किया कि कैसे उस व्यक्तित्व में कितनी छटाएं शामिल हैं, कितने सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक सरोकार शामिल हैं, वह सारी चीजें आ जाएंगी। शुक्रिया पुनः एक बार। और मित्रों, अब मैं भी आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ सब उन श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ जो हमारे साथ जी जुड़े रहे, और हमारी बात को अगर भूल चूक हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, धर्मपत्नी भी क्षमा चाहती हैं। उनको भी बोलना जी था, परंतु समय जो नहीं है। नहीं, मैं अभी वहीं पर आ रहा हूं ज्ञानेश्वर जी। जी जी। लोग थोड़ा सा यह जो है, आपने कई रंग तो प्रस्तुत किए ही, और किसी के जाने के बाद, किसी के पूरे होने के बाद घर वालों की निगाह में, या जो जो कमी है या जो करुणा है, या जो भी एक व्यक्ति साथ छोड़कर जाता है, तो उसके अभाव की जो स्थिति है वह स्वाभाविक है। हम उन्हें याद कर रहे हैं तो ऐसे पल तो आएंगे ही, मगर यहीं पर मैं यह भी कहूंगा कि काफी देर से अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनुराधा जी ही बतला सकती हैं, जो ज्ञानेश्वर जी भी नहीं बतला सकते, वे चीजें अनुराधा जी बतलाएंगी। तो मैं अनुराधा शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया पद्मा सचदेव जी के बारे में कुछ बातें हम लोगों से साझा करें। जी अनुराधा जी। नमस्कार जी सबको। नमस्कार। हाँ जी, हमारी बोबो जी पद्मा इस दुनिया से चली गई हैं, परंतु हमें ये ऐसा विश्वास नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि वो अभी भी बम्बई में भी बैठी हैं और हमें फ़ोन पे रोज़ बोलती थी कि मैं जम्मू आ रही हूँ। बस हम उन्हीं का इंतज़ार करते रहते थे कि अब आएँगी, अब आएँगी। बस ये कोरोना की वजह से वो पीछे हटती रहीं, आ नहीं पाई यहाँ पे, परंतु उनका जो ध्यान था, जो उनका मन था, वो जम्मू में ही था। रोज़ वो अपने नौकर से कहती, मेरा अटैची उतारो कुछ अलमारी से। वो कहता है क्या करना है, बीवी जी आपने क्या करना है अटैची को? तो वो कहती नहीं, मुझे वो कपड़े डालो मेरे इसमें, मैंने जम्मू जाना है। तो बस उनका ध्यान जम्मू में ही था, और हम भी उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अब आएंगी और हम उनसे मिलेंगे। तो पूछती हूँ फ़ोन पे, अच्छा जम्मू में बताओ अनुराधा कैसा मौसम है? तो हम कहते हैं बोबो जी अभी बहुत गर्मी है। तो कहती अच्छा जब गर्मी थोड़ी कम होगी तो फिर मैं आ जाऊँगी। मैं कहा हाँ तब आप ज़रूर आना, अभी बहुत गर्मी है तो अब मौसम तब अच्छा होगा तब आ जाना यहाँ पे। तो फिर कहती अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद कहती अच्छा अब कैसा मौसम है? तो फिर हम कहते हैं बोबो जी अभी बहुत यहाँ पे सर्दी बहुत पड़ रही है। तो कहती अच्छा ठंड में तो फिर मैं ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी, तो फिर थोड़ी सर्दी कम होगी तो फिर आऊँगी। बस ऐसा करते करते 2 साल हो गए उनको यहाँ जम्मू आए हुए। नहीं तो वो एक साल में 2-3 चक्कर ज़रूर लगाती। कभी कोई उनका प्रोग्राम होता साहित्य अकादमी का यहाँ डोगरी संस्था में, या अभिनव थिएटर में कोई प्रोग्राम या उनका कोई फंक्शन होता, तो वो इतनी तैयारी से आ जाती कि उनकी सेहत ठीक भी नहीं होती थी तबीयत, तब भी वो आती थी, कहती मैंने ज़रूर जाना जम्मू। तो उनके आने से घर में इतनी रौनक होती थी जैसे कोई त्यौहार होता है।
तो सारे बच्चे इतने खुश, हम भी इतने खुश। तो उनसे आने से उनका आना जाना लोगों का लगा लगा रहता था। कभी किसी को चाय पिलाओ, कभी किसी को पानी, कभी किसी को खाना खिलाओ। तो हम थक भी जाते थे, परंतु उनका जो व्यवहार इतना प्यार भरा होता था और उनके इतनी रौनक थी घर में, रौनक से हम सारी थकावट हमारी दूर हो जाती थी और हम उन्हें देखते ही रहते थे। और इतना वो हमें हक से डांट भी देती थी, लेकिन उनकी डांट जो जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है, उसके बाद फिर वो प्यार करती है तो सारी वो डांट भूल जाती है। तो ऐसा ही था उनका व्यवहार हमारे साथ। तो मेरे पति उनसे बहुत छोटे थे जब मेरे ससुर जी का देहांत हुआ, तो उन्होंने अपने भाई को बेटे की तरह से ही पाला था और वो मुझे अपनी बहू ही मानती थी। और उस हक से वो मुझे हमें डांटती भी थी, लेकिन प्यार भी उतना ही करती थी। और सारा फिर हम उनकी डांट को फिर हम समझते नहीं थे कि वो हमको डांट रही हैं या क्या। हमें लगता ही नहीं था कि वो हमको डांट रही हैं। ऐसा उनका व्यवहार था घर में। तो इतना वो खुश होती थी, इतने चाव से हमारे लिए चीज़ें लाती थी। कोई भी चीज़ हो, उनको पता चल जाता था कि किसको क्या ज़रूरत है, तो वही चीज़ वो लाती थी। तो कभी अभी अभी तक हमने अपने बाज़ार से अपने लिए कोई कपड़ा नहीं खरीदा, कोई साड़ी नहीं खरीदी। सब कुछ वही लाती थी हमारे लिए, बहुत चाव से लाती थी। जब मेरी शादी थी तो शादी से थोड़े दिन पहले ही वो वहाँ से लंदन से होके आ रही थी। उनका कोई प्रोग्राम था वहाँ लता दीदी जी के साथ, तो वहाँ से वो होके आई थी। तो उन्होंने मेरे लिए सारा सामान वहीं से बना के लाया था, कपड़े, श्रृंगार का सामान सभी वहाँ से ही बना के लाया था। और जो मेरे परिवार के लोग थे, मेरी सहेलियाँ थी, वो देखते कितना खुश होती थी, कहती इतना अच्छा सामान उन्होंने लाया। क्या वो इतना चाव से उन्होंने हमारा सारे चाव पूरे किए, वो भी हमें भूलते नहीं हैं। और हमें ऐसा ही लगता है कि अभी भी वो विश्वास ही नहीं होता कि अभी है नहीं वहाँ पर। ऐसा लगता है कि वो बॉम्बे में ही हैं और उन्होंने अभी जम्मू आना है। लेकिन जब ये सोचते हैं कि अब वो है नहीं है, कभी भी नहीं आएंगे यहाँ, तो मन बड़ा उदास हो जाता है। तो ऐसे ही है, बस क्या करें, उनकी याद याद जो है भूलती नहीं जाती है हमारे दिल से। बाहर बैठती थी, छत पे जाना उन्होंने, छत पे सारा बच्चों को इकट्ठा कर लेना, हमें भी कहना बैठो यहाँ छत पे, तारों की ओर देखना और बच्चों को कहानियाँ सुनानियाँ। इतनी 12-12 बजे तक हम जागे रहते थे उनके साथ। तो सुबह फिर वो जल्दी उठती थी, तो उनका आदत थी जल्दी उठने की और मैं भी घर में जल्दी उठ जाती थी। फिर मैंने उनके लिए फटाफट चाय बनानी और कहनी अच्छा अब श्रीकांत को भी जगा और उसको भी बुला, फिर हम इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं। फिर वो चाय पीनी, वो जो पीछे उनके जो प्रोग्राम पिछले दिन के हो गए होते थे प्रोग्राम वगैरह जम्मू में, उनके बारे में चर्चा करनी, ये उसने ये किया, उसने वो किया, सारी बातें इनको बतानी। फिर जो हमारे आसपास पड़ोस के लोग थे, उनको आवाज़ें लगानी, बीना तो क्या कर रही है, तेरी लड़की अब क्या कर रही है। तो उनको आवाज़ें लगाती, सारे मोहल्ले के लोग भी इतने खुश होते थे, कहते थे कैसे आवाज़ें, हमें ऐसे कुछ मिलता ही नहीं है। तो अपनेपन से वो मिलती थी सबको। तो जब चाय पीते सुबह, हमने बादाम भिगो के उनके लिए रखे हुए होते थे, तो बादाम वो छिलके उतार के खाती थी। तो ये छिलके समेत ही बादाम खा लेते थे। तो कहते थे श्रीकांत तू ये क्या कर रहा है, छिलकों समेत ही बादाम खा रहा है। तो ये कहते बोबो जी छिलकों में तो ताकत होती है बादाम की। कहते अच्छा। फिर कहती जो उन्होंने अपने छिलके उतार के रखे होते हैं, अच्छा ये भी खा ले तू तेरे को ज़्यादा ताकत आ जाएगी, ये भी तू खा ले। बस ऐसे ही वो चलता रहता था उनका, हंसी मजाक, डांटना, प्यार करना सबको। तो इतना उनको हमारा ध्यान रहता था कि कभी कोई हमें तकलीफ होती थी तो फटाफट वो कहती है आप यहाँ मेरे पास आ जाओ, दिल्ली में या बॉम्बे में जहाँ भी होती थी। तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना। हमें हमारे परिवार को, यहाँ के मेरे मायके वाले तो हमको वो उन्होंने अपने पास अपने घर में बुलाया था, कोई बीमार होता या कुछ तो इलाज कराने के लिए। हाँ, इतना उनको ध्यान रहता था सबका। तो अब वो चली गई तो ऐसा लगता है हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसा महसूस होता है। अब क्या कहें, अब बड़ा ही हमें उनका जो कमी है बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन तो अब चलो, अब इतनी उनकी सेहत ख़राब रहती थी। अब हम यही अच्छा कि चलो अपनी इतनी सेवा करवा के गई अपनी बेटी से, हमारे जीजा जी ने इतना ध्यान रखा। तो हमें यही तसल्ली है कि चलो अच्छी तरह से वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। शरीर की दुख तो बड़ा था उनका, लेकिन मानती नहीं थी वो। इतना बीमार, यहाँ जम्मू में आके वो बद परहेज़ी कर लेती थी, खा लेती कुछ कुछ तो बीमार हो जाती थी।
जैसे सुबह बीमार हो गई तो दोपहर को उनका प्रोग्राम होता था, तो हम कहते थे बहू जी आप कैसे जा पाओगे? कहते नहीं तो छोड़ तू, मुझे चाय का कप पिला, कहवा बना गरम गरम, उसमें इलायची वगैरह डाल के तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने वो चाय देनी उनको, तो फटाफट वो कहते मेरी साड़ी ला, ये वो तैयार श्यार होके, तो किसी का इंतजार भी नहीं करना, कहाँ तेरा घर वाला कहाँ है, कहाँ गया है? मैंने कहा बहू जी इधर ही है, वो आ जाते हैं। कहते नहीं वो नहीं आएगा, देर हो जाएगी, तो मैं वो उस ऑटो रिक्शा वाले को बुला लेती हूँ। तो कभी कभी गुस्से में फिर ऑटो रिक्शा वाला बुला लेना और उसमें बैठ के वो चली जाती थी। कभी किसी वक्त मैं भी उनके साथ चली जाती थी। तो मैं देखती थी कि घर में इतनी बीमार थी और यहाँ यहाँ आके कितना इनको चुस्ती आ गई और कितना ऐसे लग रहा है बिल्कुल ये बीमार है ही नहीं थी ये, वो मानती नहीं थी बीमारी को बिल्कुल। और वहाँ पर जगह प्रोग्राम ऐसे इतनी अच्छी तरह से बोलती थी, तो हमें लगता ही नहीं था कि ये घर में इतना बीमार थी और अब यहाँ कैसे बोल पा रही है, इतना अच्छा बोल रही थी। और घर में तो बिल्कुल घरेलू जैसे लगती थी हमारे तरह ही, लेकिन वहाँ जब उन स्टेज पर उनको देखते थे तो अलग ही उनका रूप होता था, जैसे कोई देवी माँ सरस्वती बैठी होती थी, इस तरह से उनका रूप लगता था हमें। वो एक देवी थी, सरस्वती थी हमारे घर, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है सभी बच्चों पर, हम सब पर भी। और हम अब या क्या कहें, हम घर से बाहर के लोग भी इतना बोल रहे हैं उनके बारे में, और हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी नहीं थी, वो सबकी थी, वो सबकी बोझी थी वो। हम उनकी आत्मा के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हैं, वो तो है ही अच्छी देवी थी, वो देवलोक में ही बैठी हुई हैं, वहाँ से आशीर्वाद सबको देती रहे हैं, आप सबको भी हमें भी। इतना ही बोल सकती हूँ, मैं क्या कहूँ। धन्यवाद। अर्पण जी, हाँ अर्पण जी, हेलो। जी ज्ञानेश्वर जी। हाँ आवाज आ जी रही है ना अब? हाँ हाँ, तो हम लोग बहुत शुक्रिया अनुराधा जी, इस आत्मपरकता के साथ आपने पद्मा सचदेव जी को याद किया और घर में किन जिम्मेदारियों के साथ वे अपना जीवन जीती रही, एक एक सदस्य का किस तरह से ख्याल रखती रही, इन सब की चर्चा आपने बखूबी की। पद्मा सचदेव उत्तरवाहिनी थी, हमेशा दुख दर्द को कहती रही परे हटो परे हटो। घास के एक तिनके के सहारे पुनः अपने आप को जीवन की रंगत में शामिल करती। वह एक लोक गायिका थी और लोक गीतों से कैसे उन्होंने अपनी कविताओं की शुरुआत की। घंटों लोकगीतों को गाते हुए जब उन्हें लगता था कि लोग अधिक से अधिक इसकी मिठास को सुनना चाह रहे हैं, तो चुपके से अपने छंदों को जोड़ दिया करती थी। वह एक कोयल भी थी जिनकी इतनी मधुर आवाज थी। मैंने किसी इंटरव्यू में उन्हें यह कहते हुए भी सुना, जब वे लता मंगेशकर को याद कर रही थी, कि हाँ मैं उनके सामने उनके भाई की शादी में, संभवतः लता मंगेशकर जी के भाई की शादी में उन्होंने खूब गाया है। हाँ मैं लता दीदी के समक्ष तो नहीं गाई, मगर लता जी की माँ के अनुरोध पर लता जी के भाई की शादी में हमने खूब गाया और मेरा कंठ अच्छा था, इसको वह स्वयं मानती भी थी। मगर एक बड़ी गायिका के प्रति जो आदर हो सकता है, जो सम्मान हो सकता है, उसका वे लिहाज करना भी जानती थी। उनके जीवन को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि वे बार बार कह रही हैं, खेलने दो मुझे, खेलने दो मुझे। वे दिन रात अपनी भाषा के लिए लड़ती रही, डोगरी के लिए, डोगरों के लिए लगातार काम करती रही। वे पूरी हो चुकी 1 महीने पूर्व, मगर जीने की आस हम लोगों को सिखला गई। जीने की आस जो हम में थी, वे जो उनमें थी, वे हम में भी रूपायित कर गई। वे अपनी चीजों को, अपनी संपत्ति को
और वह संपत्ति जो प्रेम की संपत्ति है, जो स्नेह की संपत्ति है, उसको आजीवन लुटाती रही। उनकी ही एक कविता है, आओ बांटें चांद को। उन्हें हरदम बांटने में ही यकीन रहा। तो इस तरह से आज की यह बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। और एक चीज और कि वह शहतूत की टहनी स्वयं में थी। वह स्वयं में शहतूत की ऐसी टहनी थी जो कहीं भी रहे, जम्मू में रहे, श्रीनगर में रहे, दिल्ली में रहे, मुंबई में रहे, उसकी मिठास को बांटती रही। और जाते जाते मित्रों, मैं यह भी कह दूं कि ये जो शब्द हैं, ये जो कुछ शब्द हमने उधार लिए, ये उन्हीं से उधार लिए हुए शब्द हैं। उन्हीं की कविताओं के टाइटल से ये कुछ वाक्य बने। शहतूत, टहनी शहतूत की उनकी कविता है, आओ बांटे चांद को, उत्तर वाहिनी, ये सब उन्हीं की कविताएं। गायिका, कोयल, उनके लिए जो एकमात्र पर्व मायने रखता है, वह पर्व फागुन का है। वह दुख में भी हंस लिया करती थी, दुख को भी कहती थी परे हटो। ये सभी पंक्तियां, ये सभी कविताएं, ये सभी शीर्षक उन्हीं के हैं। और हम सबको इन शब्दों के माध्यम से वे अब हम सबको कहीं ना कहीं निर्देशित करती रही हैं, गाइड करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। आप दोनों का पुनः हार्दिक धन्यवाद कि आप लोग आज समय निकाले और इतनी सार्थक और आत्मीय चर्चा हो सके। तमाम मित्रगणों का, तमाम रचनाकार साथियों का, तमाम सहभागी वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन, जिनके सहयोग से, जिनकी टिप्पणियों से और जिनके सम्मिलित होने से यह कार्यक्रम कुछ सफल हो सका और लोगों तक पहुंच सका। शुभ रात्रि, शुभ संध्या।